हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे अपनी वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री को या फिर प्राचीन इतिहास को। इसके 500 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है, वो भी इन डिटेल में। अब तक हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 76 से 100 तक डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 4 जो है हमारा, वो बेसिकली 76 से 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप किसी ना किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमारे चैनल पे आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते ही आते हैं हर किसी एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो ये सारे एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और इसको प्लीज़ एक दो बंदों तक इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हम जो मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो गाइस, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है हमारी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस करते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 76, ठीक है, और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया, यानी कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आया, मगध, ठीक है, एक मगध जगह है, वाज बीइंग रूल्ड बाय, मतलब वो किसके द्वारा रूल की जा रही थी, मतलब वहां उस टाइम राजा कौन था जब अलेक्जेंडर आया। तो ऑप्शन जो है हमारे पास है, हरियांकस, शिशुनाग, नंदास या मौर्यास। चार ऑप्शन है इसमें। तो इसमें जब सिकंदर हमारे यहाँ आया था तो मगध साम्राज्य पर जो था वो नंद साम्राज्य का, मतलब उस टाइम वो रूल कर रहे थे, नंद साम्राज्य वाले। ठीक है, तो वो कौन थे? घनानंद थे। घनानंद उस टाइम शासक कौन थे? घनानंद थे। ठीक है, ये रूल कर रहे थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। घनानंद के बाद 77 नंबर में है, चंद्रगुप्त मौर्य with the help of चाणक्य decided to overthrow the नंदास because, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किसकी मदद ली? चाणक्य की, और डिसाइड किया नंदास पे, मतलब विजय पाने का। तो क्यों करा ऐसा उन्होंने? बिकॉज, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चाणक्य हैड बीन ह्यूमिलेटेड बाय द नंदास, जो चाणक्य था उसकी मतलब बेइज्जती हुई थी। नंदा जो थे, नंद शासक, उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी। The Nandas were lowborn. The Nandas had accumulated a great deal of wealth by extortion and oppression of the people. And the last one is, Chanakya wanted to restore the ideal of Kshatriya rule. चाणक्य जो थे वो चाहते थे कि दोबारा से क्षत्रिय रूल हो। तो इसमें जो ऑप्शन है नंबर सी, वो इसका करेक्ट होगा। द नंदास हैज accumulated a great deal of wealth by extortion and oppression of the people। ठीक है, तो चाणक्य क्या था? एक स्वाभिमानी टाइप का व्यक्ति था, और क्रोधी, मतलब क्रोध भी इसको बहुत जल्दी आता था, एक तरीके से गुस्से गुस्से वाला था। मगध के राजा ने घनानंद यानी कि नंदवंश उन्हें श्राद्ध पर आमंत्रित करके अपमानित किया। ठीक है, एक तो उनको अपमानित किया, श्राद्ध पे बुलाया घनानंद ने। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था इनके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने बुलाया चाणक्य को और उनको अपमानित किया। फिर क्या हुआ? चाणक्य ने नंदवंश के विनाश की प्रतिज्ञा ले ली कि अब भैया मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद नंदवंश को विनाश करने के बाद चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाया। इसके बाद चाणक्य खुद चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री बने। इस वाक्य का उल्लेख कालिदास की रचना जो है वो मल विकाग मित्रम में है। मल विकाग मित्रम में आपको ये सारा वर्णन मिल जाएगा, जो एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, कौन सा नाटक है ये? संस्कृत में है, संस्कृत का नाटक है। यद्यपि यह सच नहीं है, नंदवंश द्वारा राज्यों के लोगों का शोषण ही उनका पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, जो क्या करते थे, नंदवंश का जो पतन हुआ है वो इसीलिए हुआ कि वो लोगों का शोषण करते थे।
ठीक, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिक्लाइन ऑफ द नंदास एट द हैंड्स ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेटेड इन द संस्कृत प्ले रिटन बाय कालिदास। जो संस्कृत प्ले था कालिदास का, उसमें लिखा है, अभी हमने जो डिस्कस किया था ऊपर, तो आई थिंक कि आप सभी इस टाइम इसका आंसर दे सकते हैं, और आंसर होगा मलबिका। ठीक है, मलबिकाक मित्रम, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे 79 में, कौटिल्य आल्सो नोन एज विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र विच हैज बीन कंपेयर्ड विद प्लेटो स्टेट। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा मैकियावेली प्रिंस, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, या हिटलर मेन कम्फ। ठीक है, चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो होगा वो है बी वाला। ठीक है, मैकियावेली प्रिंस का। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तथा कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। द प्रिंस इटली के नौकरशाह और राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली की राजनीतिक कृति है। ठीक है, निकोलो मैकियावेली, ये इनका नाम था और ये इनकी कृति है, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने कुछ भी आर्टिकल या बुक लिखी है। ठीक, मूल रूप से ये प्रिंस पेटविस थी, जो 1513 में मृत्यु के 5 साल बाद प्रकाशित हुई, यानी कि 1513 में ये प्रकाशित हुई थी, और इनके 5 साल बाद इनकी डेथ के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस एट द मौर्यन कोर्ट इन पाटलिपुत्र wrote an account of period in his book। ठीक है, तो ट्रेवल्स ऑफ मेगास्थनीज, इंडिका, इंडी इंडिको प्लेक्टस, या बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो आंसर होगा इंडिका। सभी को पता आई थिंक, जो मेगास्थनीज थे एक एम्बेसडर थे सेल्यूकस के, मौर्यन कोर्ट में आए थे ये पाटलिपुत्र में, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक, इसमें क्या था, ये थे यूनान से। ठीक है, यूनान के एम्बेसडर मतलब राजदूत, और ये थे यूनान के सेल्यूकस। ठीक, और ये आए थे मतलब 305 ईसा पूर्व पर, जो भारत में आक्रमण हुआ किया था, किंतु उस संधि पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कब? जब 305 में ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में यूनानियों ने जब मतलब राज्य विस्तार के लिए इच्छा की थी, 305 में भारत पर आक्रमण भी किया था 305 में, तब ये आए थे। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहे। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग जो है वो हमें मिले हैं, वो प्रावर्तिक लेखकों या ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। मतलब किसी और ग्रंथ में कहीं और मेंशन किया गया कि मेगास्थनीज थे और उन्होंने जाके इंडिया में रुके थे, इस तरीके की बुक लिखी थी, तो ये कहीं किसी और बुक से हमें मिला है, बट लेकिन हमें इंडिका बुक अभी तक नहीं मिली है, ये प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अशोका। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोर्स है अशोका हिस्ट्री का? ठीक, अशोक की हिस्ट्री का। तो पहला ऑप्शन है श्रीलंकन क्रॉनिकल, डिपावास्मा एंड महावामसा, दीपावामसा एंड महावामसा, बुद्धिस्ट वर्क्स, दिव्या वदना एंड अशोक वदना, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। ठीक है, यही इसका आंसर है, सी वाला, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। और चौथा था आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंड पुराण्स। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में काफी अभिलेख स्थापित किए, यानी कि इंस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलेख। काफी इन्होंने अभिलेख मतलब स्थापित किए। ब्रिटिश पुरातत्व जेम्स, कौन थे ये? जेम्स
प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों का डिकोड किया है। सबसे पहले डिकोड जो करा वो किसने किया? जेम्स प्रिंसेस ने। कब किया? 1837 में। ठीक है। ये अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हुए थे। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द कलिंग वार, यानी कि जो कलिंग का युद्ध था उसके बाद अशोक डिसाइडेड नेवर टू वेज एनी वार, बिकॉज अशोक ने डिसाइड किया कि अब वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे पास वो है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ मौर्यन इंडिया हैड बीन अचीव। ऐसा था क्या कि उन्होंने जो भी उनकी पॉलिटिकल यूनिटी थी वो अचीव कर ली थी? नहीं। अशोका फेल्ट अपलॉजेड about the destruction of man and material on both sides in the war। ठीक है, ये भी नहीं होगा। he was moved by the violence। वायलेंस ही वजह थी, हमने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया है, जो उसमें ब्लड शेड हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, हज़ारों से लाखों से ज़्यादा। तो उस वजह से अशोका का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था। स्लॉटर्स एंड सफरिंग टू द कम्बैटेंट्स एंड नॉन कम्बैटेंट इन द वार। ठीक है, उसके साथी थे या नॉन साथी वो मारे गए थे। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 83 इन हिज इंस्क्रिप्शन अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ, जो उसके इंस्क्रिप्शन है यानी कि अभिलेख हैं उसमें अशोका अपने आप को क्या कहता है? ठीक, ऑप्शन है देवाना प्रिया, प्रियदेशी किंग, अशोका प्रियदेशी, या धम्माशोका, या देवापुत्र। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। शिलालेख में अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जिसे मतलब प्राकृत एक भाषा है प्राकृत में, ठीक है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहते हैं। और देवन प्रिय यानी देवों के प्रिय, प्राकृत में इसे देवन प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अशोकास क्लेम टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर। अशोका जो है वो क्लेम करता है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री लाइफ इन द फैक्ट डेट, किस फैक्ट की वजह से? हिज एम कवर्ड बोथ द रिलीजन एंड सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ही वर्क फॉर द मटेरियल मोरल एंड स्पिरिचुअल uplift of the people. After a single conquest, he dedicated himself completely to the cause of peace. And the last one is he attempted to unify the people of different caste and communities into a bond of common moral। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आफ्टर अ सिंगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द कॉज ऑफ पीस। ठीक, इस वजह से उसको ग्रेट बोला जाता है। मतलब बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो अशोक को महान इसलिए भी बताते हैं क्योंकि कलिंग युद्ध जो था, ठीक है, उसके बाद उसने अपना पूरा जीवन जो है शांति व भाईचारे को समर्पित कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सबसे पहले सर्वप्रथम अशोक बौद्ध धर्म के संपर्क में उस समय आया जब उसके पिता बिंदुसार ने उसे उज्जैन में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था। आप जो है अशोका मूवी है किसकी? शाहरुख खान की, वो जरूर देखें। ठीक है, तो उनको भेजा था वहां पर, तब उन्होंने बौद्धों से मिले थे पहली बार। उस समय सम्राट अशोक अपने बड़े भाई सुसीम से प्राणों का भय होने के कारण विद्रोह को कुचलने के बाद अशोक छन्न के रूप में बौद्ध सन्यासी के साथ रहा। ठीक, इसके बाद सम्राट बनने के बाद वह अपने साम्राज्य का विस्तार प्रतिक्रिया की जीवन काल में कोई भी युद्ध न हारने वाला अशोक कलिंग का युद्ध जीतकर भी मानसिक रूप से हार गया था। इस युद्ध में जो ब्लड शेड हुआ था यानी कि जो खून करा हुआ, लाखों लोग मारे गए थे, उस वजह से इनका मन जो था वो विचलित हो गया था। इस संसार से उबरने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, तो बाकी इसके बाद फिर ये बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, नेपाल, यूनान, सारे देशों में उन्होंने अपने पुत्र पुत्री के साथ धर्म प्रचारकों को भी भेजा।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ एस होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विद वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटेड बाई अशोकावास, जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली यानी कि जिम्मेदारी वाली वो अशोका ने बनाई थी, वो कौन सी थी? राजुका, युक्ता, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला है धर्म महात्म्य या फिर प्रतिवेदिका। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत के शासन व्यवस्था में धर्म महामात्र या धम्म महामात्र, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, धर्म महामात्र नामक कर्मचारी होते थे, जिनका काम जो था, कार्य जो था, वो था धर्मानुशासन स्थापित करना होता था। अशोक के पंचम शिला यानी कि 5वें शिलालेख में इसकी पुष्टि भी होती है, जिसमें कहा गया है कि धर्मानुशासन से निमित्त अपने शासन के 14वें वर्ष लगभग 260 14वें वर्ष या फिर 260 ईसा पूर्व, ठीक है। डेट मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप इसको अपना नोटपैड बना के रखिए और इसको नोट करते रहिए सारी की सारी, ठीक। तो 14वें वर्ष में धम्म महामात्र, जिसका है संस्कृत में धर्म महामात्र नामक राज्य कर्मचारी नियुक्त किए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द मौर्यन स्कल्पचर्स हैड अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन इन द कर्विंग ऑफ फ्लोरल डिजाइन, पिलर्स, एनिमल फिगर या फिर यक्षा फिगर। तो ऑप्शन होगा इसमें सी वाला, एनिमल फिगर जो है वो मौर्यन उसका था। मौर्य काल में अभिलेख मोहरों को सिक्के व स्तंभों पर जिन पशुओं की चित्रकारी होती थी उन्हें बखूबी गाड़ा जाता था। उस समय के कलाकार इस कला में बेहद निपुण थे। इन पशुओं को बौद्ध धर्म के अनुसार मंगल सूचक भी माना जाता है, जो पशु इन पे थे स्कल्पचर, ठीक है। खासकर स्तंभों को देखें तो पशु चित्रकारी मौर्य काल में अति विशेष मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे 87 पे। The most striking feature of the Ashokan pillar is their monolithic structure, ठीक है, carving, polish या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्कमैनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा पॉलिश, वो इसका सही होगा। पॉलिश ही मतलब अशोक स्तंभ पे स्तंभों की बात करें तो उस समय स्तंभ सबसे ज्यादा अपनी ओपदार चमकीली पॉलिश के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। स्तंभ जो थे जो उस पर पॉलिश थी चमकदार, उसके लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द एक्चुअल कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो एक्चुअल कॉज नहीं है मौर्य एम्पायर जो था उसके पतन का? अशोका पैसिफिस्ट पॉलिसीज, डिवीजन ऑफ द एम्पायर आफ्टर अशोका, फॉरेन एग्रेशन पर्टिकुलरली ग्रीक, या फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसका आंसर जो है वो है अशोका का पैसिफिस्ट पॉलिसी, ठीक। अशोक की पैसिफिस्ट पॉलिसी मतलब के आशावादी। अशोक की धम्म नीति जो थी, ठीक है, पैसिफिस्ट पॉलिसी या फिर हिंदी में अगर बोलेंगे हम इसको धम्म नीति। धम्म नीति जो थी वो मौर्य वंश के पतन का कारण नहीं थी। Who usurped power from the Mauryas after killing the last Mauryan rule, बृहद्रथ? तो ऑप्शन हमारे पास जो है वो है पुष्यमित्रा संगा, अग्निमित्रा, वसुमित्रा या फिर ज्येष्ठमित्रा, ठीक। तो इससे आंसर जो होगा वो है पुष्यमित्रा संगा, ठीक है। पुराणों के अनुसार अगर देखें तो शतधन्वन के बाद ब्रह्मद के जो राजा थे उन्होंने 7 वर्ष तक राज्य किया। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, बृहद्रथ अजीब अजीब नाम थे पहले, ठीक है। बृहद्रथ के अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने 180 ईसा पूर्व उसकी हत्या कर दी। इनकी 180 ईसा पूर्व में हत्या हो गई थी और इनके मित्र ने ही इन्हें मार दिया था जिनका नाम था पुष्यमित्र, ठीक है। सॉरी, सेनापति ने मारा था,
सेनापति जिनका नाम था पुष्पमित्र। पुष्यमित्र, इन्होंने इन्हें मार दिया था 180 पूर्व में, बृहद्रथ को। देन आगे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य को सदा के लिए अंत हो गया। ठीक है, मौर्य समाज का यहाँ पर हो गया अंत, और पुष्यमित्र शुंग वंश का शासन आरंभ हुआ। बृहद्रथ। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा फेमस जो है इंडो ग्रीक रूलर इंडिया का, फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के लिए, एंड डायलॉग विद बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना एज डिस्क्राइब इन द बुद्धिस्ट वर्क। ठीक है, वास इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो आंसर बी है मिनांदर, वो इसका सही आंसर है। मिनांदर या फिर मनेंदर। ठीक है, आदि नामों से भी ये जाना जाता है, बहुत से 3-4 नाम दिए गए हैं इसके किताबों में, आप अगर आप देखेंगे डीप में जाके। तो इसमें हुआ क्या, इंडो यूनानी शासकों ने मिनांडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके 2 प्रमुख चरित्र हैं, नागसेना तथा मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर टू द साउथ ऑफ विंध्यास वाज ऑफ द। सबसे मतलब पहला ग्रेट एम्पायर जो है साउथ का, वो कौन सा था? चोलास, चेरास, पांड्यास, या फिर ऑप्शन 4 जो है सतवाहनास। ठीक है, तो 91 का आंसर जो होगा वो है डी वाला, सतवाहन या फिर सतवाहनास। प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इससे ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी सदी ईसा के बाद सर्वप्रथम केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज्य किया था। ये मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। इसका जो उल्लेख है वो 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। कब मिलता है? 8वीं सदी में, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में मिलता है। अशोक की मृत्यु यानी कि सन 232 में हुई थी के बाद सतवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश सतवाहन वंश है। इन्होंने किसका सिक्का चलाया था? शीशे का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शीशे का जो सिक्का था वो किसने चलाया था? वो सतवाहनों ने चलाया था। और वह शीशे का सिक्का रोम से लाया जाता था। कहाँ से लाया जाता था? ये रोम से लाया जाता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शीशे का सिक्का इन्होंने सबसे पहले चलाया, और ये कहां से लेके आते थे? रोम से लेके आते थे वो सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फेम ऑफ द सतवाहनस इन ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो है हमारे वो है परसुइंग अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी एंड गिविंग कॉमन पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, अडॉप्शन ऑफ प्राकृत एज देयर कोड लैंग्वेज पर प्रीफरेंस ऑफ टू संस्कृत। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज को उन्होंने संस्कृत के ऊपर प्रेफरेंस दी। ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रिक्स इन लैंड एंड फॉरेन ट्रेड, ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एज अ इवेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन। मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो आई थिंक सबको पता होगा ये आंसर। तो ये है चंडीगढ़ एरिया में मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की बातें इतिहास के पन्नों से बहुत ही मशहूर है। मोहनजोदाड़ो प्राचीन सिंधु घाटी का रहस्यमय महानगर है, जो कि अभी दक्षिण एशिया के सिंधु नदी के पश्चिम में लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा चंडीगढ़ नहीं, लड़काना डिस्ट्रिक्ट है, बी वाला 92 का। ठीक, तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है अभी। और इसे जो है मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। ये मनुष्यों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। ये पहले भारत में था, परंतु 1947 के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर यह पाकिस्तान का हिस्सा है मोहनजोदाड़ो। ठीक, आगे बढ़ेंगे 93 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद? ठीक है,
तो इन सब में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे ओल्ड है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 94 पे। द फैमिली ऑफ द ऋग्वेदास आर्यनवास, ऋग्वेदिक आर्यनवास, ठीक है, पैटर्नियल, पैट्रियकल, या फिर मैट्रियकल, या फिर मैट्रीलाइनल। तो ऑप्शन जो इसका है, आंसर जो है वो है बी वाला। ठीक, तो ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, पैट्रियार्चल में मतलब पितृसत्तात्मक, या फिर परिवार का जो मुखिया होगा वो पिता होगा। ऋग्वेद के कुछ उल्लेखों से पिता के असीमित अधिकारों की पुष्टि होती है। ऋजाश्व के उल्लेख से पता चलता है कि उसके पिता ने एक मादा भेड़ के लिए 100 भेड़ों का वध कर देने के कारण उसे अंधा बना दिया। वर्णा सूक्त के शून्य शेष के आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, किंतु उदाहरणों से यह तात्पर्य कदापि नहीं निकला जाना चाहिए कि पिता पुत्र के संबंध जो थे वो कटुतापूर्ण थे। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ को। गौतम बुद्धा वाज ब्राउट अप बाई, ठीक है, जो गौतम बुद्धा थे वो कहाँ से मतलब हुए थे? तो महा जो है प्रजापति, माया देवी, कुन देवी, या फिर सुगना मित्र। तो ऑप्शन जो होगा ए वाला वो इसका सही होगा। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी। इन दोनों ने राजा शुद्धोदन से शादी की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 वर्ष बाद महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाप्रजाति ने उनके अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा शुद्धोदन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजाति को स्थान मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महावीरा के बारे में है क्वेश्चन। महावीरा वास जो है 20वें तीर्थंकर थे, 21वें, 23वें, या फिर 24वें। तो आंसर होगा इसका हमारा 24वें तीर्थंकर, यानी कि डी वाला इसका करेक्ट होगा। आई थिंक सभी को पता होगा ये। और लगभग 599 से 527, ठीक है, ये है इनका काल, ईसा पूर्व। ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे। फ्रेज द लाइट ऑफ एशिया इज अप्लाइड टू अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीरा, या फिर बुद्धा। तो सबको पता होगा आई थिंक लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? वो बुद्धा को बोलते हैं, बुद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द 8-fold पाथ वाज इनॉन्सिएटेड बाई। तो ऑप्शन जो है हमारे वो है बुद्धा, महावीरा, नेहरू, महात्मा गांधी। ये तो कहाँ से डाल दिए? तो इसका आंसर होगा ए वाला, बुद्धा। ठीक है, तो वो होते कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां से पहला जो है सम्यक दृष्टि। तो इसमें क्या होता था सम्यक दृष्टि में? 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। ठीक है, दूसरा जो था वो था सम्यक संकल्प। सम्यक, इसमें क्या था? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। थर्ड जो था हमारा वो था सम्यक बाग। इसमें क्या था? हानिकारक बातें जो है या झूठ ना बोलना, कोई भी ऐसा मतलब अशब्द ना बोलना। ये आदम है। ठीक है, फोर्थ में क्या था? सम्यक कर्म। इसमें क्या था? हानिकारक कर्म ना करना। फिफ्थ क्या था? ये था जीविका, कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार ना करना। छठा था प्रयास। इसमें था स्पष्ट अपने आप सुधारने की कोशिश करना, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सातवां था सम्यक स्मृति। तो इसमें था स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक युक्तता पाने की कोशिश करना। और आखिरी जो था आठवां वो था समाधि। तो इसमें था निर्वाण पान और स्वयं का गायब होना, यानी कि आप कहीं पर जाकर समाधि ले लो और दुनिया से दूर हो जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। द श्वेतंबर जैन्स वर, ठीक है, जो श्वेतंबर जैन्स थे वो कौन थे?
क्लैड इन वाइट, क्लैड इन ब्लैक, क्लैड इन रेड, सेफ्रॉन, क्लैड। तो ये ऑप्शन जो बी होगा वो इसका सही होगा, क्लैड इन वाइट। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा, बी नहीं। ठीक है, तो श्वेतांबर जैन जो थे वो धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। दूसरी शाखा जो थी वो दिगंबर थी। हमने पढ़ा था अपने पिछली वीडियो में भी कि श्वेतांबर और दिगंबर दो तरीके की भाषा थी, जैन शाखा थी जैन धर्म में। तो दिगंबर जैन आचरण पालन में कठोर होते थे, जबकि श्वेतांबर जो थे जैन उदार होते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। श्वेतांबर शाखा में देवताओं तथा साधुओं के श्वेत वस्त्र पहनने की प्रथा थी, यानी कि व्हाइट कलर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 100 नंबर। ठीक है, तो गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को एंड में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को सबको शेयर करते रहिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुद्धा। ठीक है, इतना बोला गया कि बुद्धा। अब हमें बताना ऑप्शन देख के बुद्धा के बारे में क्या पूछा गया या कौन है वो। रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ कर्मा, वाज नॉन कमिटल ऑन द थ्योरी ऑफ कर्मा, बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ कर्मा, सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू द थ्योरी ऑफ कर्मा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका तीसरा जो होगा वो सही है। बौद्ध दर्शन में कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा यानी कि कर्मों को स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म ने कर्म के आधार पर ही 4 वर्णों के लिए मुक्ति का प्रतिपादन किया है। उनकी धारणा थी कि मनुष्य चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, कुछ भी हो, सम्यक कर्म करने से मोक्ष का अधिकारी होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड लेके, अपने एंशिएंट हिस्ट्री का एपिसोड 5 या फिर पार्ट 5। तब तक के लिए बाय बाय।